वैज्ञानिक थे, ओर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे, ओर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया? ओर्स्टेड ने कहा कि जैसे किसी भी एक आवेश के पास अपना वैद्युत क्षेत्र होता है, तो गतिमान आवेश जिज्ञासा ही तार में से होकर प्रवाहित होते हैं। आविष्कार की जननी है, ठीक है। जिज्ञासा ही आविष्कार, बहुत पहले पढ़ा हुआ हम लोगों ने किताबों में। जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप किसी चीज का डेवलपमेंट या किसी चीज का कैसे इन्वेंशन कैसे कर पाओगे? आपको पता ही नहीं चला। जब आप चुंबक के बारे में जानना शुरू कर दिए, तब आपको लगा ये बात कि हाँ यार अच्छी चीज है, इसका इस्तेमाल आगे किया जा सकता है। और जब बात वॉइस आ रही है आपको, वॉइस आ रही है, अब क्लियर है? अब आ रही होगी। चलो चलिए, अब आ रही होगी। चलिए भूमि, शुभम, मैं एक बार सबका नाम ले लूं कौन कौन से हैं क्लास में। माधुरी गौतम है, तरुण है, अंकज है, भूमि शर्मा है, कंचन है, प्रांशु गुप्ता है, गोलू यादव भी है क्लास में, शुभम भी है, मनीषा पाल भी है, भूमि शर्मा भी है, प्रांशु गुप्ता भी है, राघवेंद्र भी क्लास में है। चलिए, जितने भी बच्चे हम लोगों से पढ़ते हैं लगातार, रोहित भी क्लास में है। चलिए, जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं सबका नाम, ठीक है। अंकज यदुवंशी भी क्लास में है। चलिए, आयुष श्रीवास्तव भी आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। देखो चलो सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज आप लोगों का नया चैप्टर है। आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बच्चों। चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन अपना। ध्यान से आप लोग सुनते समझते चलिएगा। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको सुनते समझते चलिएगा। थोड़ी सर्दी वर्दी हुई है तो आवाज थोड़ी सी भारी होगी, लेकिन कंटेंट भी भारी ही रहेगा। दमखम बना रहेगा। चलिए, सेकंड पार्ट होगा भाई, सेकंड पार्ट होगा, लेकिन इस पार्ट को खत्म करने के बाद ही होगा ना प्रांशु? इस पार्ट को खत्म करने के बाद ही सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। तो चलिए, क्लास 12th हिंदी मीडियम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। और आज जो स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले बहुत सारी बातें हमको कंप्लीट करनी है, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान के लिए, एमपी के लिए, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ, उन लोगों के लिए धाकड़ कंटेंट हमारी इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले जो कहानी स्टार्ट होगी वो यहीं शुरू होगी। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? पहले हम किसे गतिमान आवेश कहते हैं? ऐसा आवेश जो गति में है, जो मोशन में है, जो चल रहा है। और चलता हुआ आवेश हमेशा ही क्या बनाता है बेटा? धारा बनाता है। क्या बनाएगा? धारा, यानी कि वैद्युत धारा, करंट बनाता है। करंट बनाता है। आप जानते हो कि गतिमान आवेश हमेशा क्या बनाता है बेटा? धारा बनाता है। क्या बनाएगा? गतिमान आवेश जो होता है, गतिमान आवेश हमेशा क्या बनाएगा बेटा? धारा। और कौन सी धारा बेटा? विद्युत धारा हमेशा बनाती है। गतिमान आवेश हमेशा विद्युत धारा बनाता है। आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा, विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर जो पढ़ा आपने, उसमें आपने देखा अगर आपके पास एक आवेश है, तो उस आवेश के चारों तरफ उसका अपना एक क्या होता है बेटा? क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र होता है। देखिए, आवेश के चारों तरफ अपना क्या होता है? क्षेत्र होता है। लेकिन हम लोग यहां क्यों इसको गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के नाम से नाम दे रहे हैं? क्यों हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र बोला हुआ है? सबसे बड़ी बात ये समझनी है क्यों इसको चुंबकीय क्षेत्र बोला गया। चलिए, राज राजा भी आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून भाई। देखिए, अब इसको चुंबकीय क्षेत्र क्यों बोला गया, सबसे बड़ी बात ये है। गतिमान आवेश का मतलब ये हुआ कि जो आवेश गति कर रहा है या चल रहा है या धारा बना रहा है, उसे हम लोग गतिमान आवेश बोल रहे हैं। हमने ये कहा। अब गतिमान आवेश तो जान गए, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की लॉजिक कहां से निकल के आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र की गणित कहां से निकल के आ रही है, ये बात जानना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आपसे यही पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अब देखिए, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया? ओर्स्टेड ने कहा कि जैसे किसी भी एक आवेश के पास अपना वैद्युत क्षेत्र होता है, तो गतिमान आवेश जब किसी तार में से होकर प्रवाहित होते हैं, जब किसी तार में से कोई धारा आई प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यानी कि उन्होंने प्रैक्टिकल में ये देखा, ओर्स्टेड ने ये देखा कि अगर एक चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है,
तो उस चालक तार के आसपास अगर आप कंपास को लेके जाओगे, कंपास मतलब जिसमें सुई बनी होती है, मैग्नेटिक नीडल जो होता है कंपास, अगर आप इसके आसपास कंपास लेके जाओगे तो उस कंपास में तुमको डिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब कंपास की सुई जो होगी वो हिलती डुलती नजर आएगी। और कंपास की सुई वहां हिलती डुलती है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जहां होते हैं उसी के हिसाब से कंपास हिलता डुलता। आपने बचपन में भी देखा होगा, कंपास जो आता है, मैग्नेटिक कंपास जो होता है, इसकी सुइयां आपस में से हिलती रहती है इस तरीके से, डायरेक्शन बताने का काम आता है, डायरेक्शन बताता है। उसमें क्या होता है कि जहां भी मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा यानी चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, वहां वो सुई हिलने डुलने लगती है, हिलती डुलती है। तो हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि ओर्स्टेड ने बताया जैसे ही गतिमान आवेश, गतिमान आवेश का मतलब किससे रहेगा बेटा, हमसे धारा से रहेगा। गतिमान आवेश का सिंपल मीनिंग किससे रहेगा, धारा से रहेगा। तो ओर्स्टेड ने कहा जब भी किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों तरफ एक क्या स्थापित होता है, क्षेत्र स्थापित होता है। कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आप कैसे लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखोगे कैसे, तो देखो करना क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, एक तार है, एक तार के चारों तरफ का वह क्षेत्र रहेगा, अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो, धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास कंपास को लेके जाओगे तो उसकी सुइयां क्या हो जाएंगी बेटा, घूमने लगेंगी। और सुइयों को घुमाने के लिए क्या लगता है, एक बल आघूर्ण लगता है। घुमाने के लिए हमेशा ही क्या लगता है बेटा, बल आघूर्ण। मैंने सब बताया आपको कि घुमाने के लिए हमेशा ही क्या रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, बल आघूर्ण। घुमाने में हमेशा ही बल आघूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही आप किसी कंपास को किसी चालक तार के पास लेके जाते हो तो कंपास की सुइयों पर एक बल आघूर्ण लगना स्टार्ट हो जाता है। ये बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की वजह से होता है। या फिर आपने बचपन में देखा कि ये कोई चुंबक है और इस चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक कौन सा रहेगा बेटा, साउथ रहेगा। एक नॉर्थ रहेगा और एक कौन सा रहेगा, साउथ रहेगा। चुंबक ये हो गया, एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ हो गया, एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया। हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब भी आप चुंबक के आसपास किसी लोहे वाले पदार्थ को लेके आते थे या ऐसे पदार्थ को जिसके अंदर चुंबकीय गुण होता है कि वो आकर्षित हो सकता है या प्रतिकर्षित हो सकता है, तो जैसे ही आप इसके आसपास लेके आओगे ये उसको आकर्षित कर लेगा या उसको क्या कर देगा बेटा, प्रतिकर्षित कर देगा। तो किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाए, उस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बताइए। ठीक है कंचन, ठीक है। हाँ कंचन सिंह पूछ रहे हैं कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। लाइन से सारे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, लाइन से सारे चैप्टर चल रहे हैं। चैप्टर 1 2 3 हो चुके हैं, अब बारी चैप्टर नंबर 4 की है, अब बारी चैप्टर नंबर 4 की है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की है। चलिए, तो हम लोग को क्या जानना है बेटा, हम लोग को जानना है गतिमान आवेशों के बारे में। याद रखिए गतिमान आवेश का सिंपल मतलब होता है कि धारा की बात की जा रही है, धारा प्रवाहित होने की बात कर रहे हैं। किसी भी चालक में गतिमान आवेश का मतलब होता है, किसी भी चालक में गतिमान आवेश का मतलब उस चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तभी चालक के अंदर आवेश गतिमान है। तो हमारी बात सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगी बेटा, चुंबकीय क्षेत्र से स्टार्ट होगी। कहां से होगी, चुंबकीय क्षेत्र से स्टार्ट होगी। क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र, देखो पहले जमाने में क्या होता था, जब चुंबक की खोज नहीं हुई थी तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो लोग रहते थे वो लोग चुंबक लेके आते थे, चुंबक लेके आते थे और चुंबक दिखा के कहते थे कि मैं आपको जादू दिखाऊंगा। ये ऐसा पदार्थ लेके आया हूं जो अपने आसपास रखे गए पदार्थों को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, और सब लोग जादू समझ के ताली बजा के पैसा भी देते थे, पैसा भी देते थे। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती चली गई, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती चली गई, चुंबक के बारे में लोगों को पता चलता गया कि हाँ मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट तो वाकई पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। ये उसके अंदर अपना एक गुण है, न कि कोई जादू है, न कि कोई जादू है। तो चुंबक जब खोजे गए, तो चुंबक भी जब खोजे गए तो पहाड़ों में मिलते थे, यानी कि प्राकृतिक चुंबक मिलते थे। कैसे मिलते थे, प्राकृतिक चुंबक भी दो प्रकार के हुए ना। एक कैसा हुआ बेटा, प्राकृतिक चुंबक हुआ, प्राकृतिक चुंबक हुआ जो कि किसी भी शेप में, जैसे ईटा पत्थर कंकड़ होता है ना, किसी भी शेप का होता है। जमीन से निकलते टाइम तो कंकड़ किसी भी शेप का हो सकता है। आप उसको बढ़िया शेप में कट पिट करके बढ़िया बनाओगे तब जाकर ना कुछ स्ट्रांग बढ़िया दिखने लायक बनेगा। वैसे ही जैसे हीरा वगैरह हो गया, हीरे का शेप क्या अंदर ऐसे ही रहता होगा, हीरा तो अंदर जो मिलता होगा, प्राकृतिक हीरा जो मिलता रहा होगा कोयले की खादान से, वो तो किसी भी रैंडम शेप का होता होगा। उसका कोई स्पेसिफाइड शेप तो होगा नहीं कि बढ़िया सा चौकोर सा दिखता हुआ हीरा हमको मिलेगा। उसको लाएंगे लैब में, कटिंग करेंगे, बढ़िया सा बनाएंगे, तब ना चमकता हुआ बढ़िया सा हीरा मिलेगा आपको। ये बात होती है कि चुंबक जो प्राकृतिक पाए जाते थे वो किसी भी शेप के होते थे, किसी भी शेप के होते थे। और जो प्राकृतिक चुंबक होते थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी नहीं होते थे। और पावरफुल ना होने का मतलब ये है कि वो अपने आसपास के पदार्थों को उतने तगड़े तरीके से आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं देते थे।
तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, हमने ये देखा कि ये ऐसा पदार्थ है जो अपने आसपास की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है। तो ये आकर्षण प्रतिकर्षण और ज्यादा तेज कैसे होगा? जब ये बात मन में आने लगती है, क्यूरियोसिटी जब आने लगती है, क्यूरियोसिटी जब आती है अंदर, तो आप खोजने लगते हो। अगर आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना कि, वो एक लाइन मुझे याद नहीं आ रही, अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में याद आ जाएगी, बताऊंगा। ठीक है, जिज्ञासा ही, क्या कहते हैं, आविष्कार की जननी है। ठीक है, जिज्ञासा ही आविष्कार, बहुत पहले पढ़ा हुआ है हम लोगों ने किताबों में, जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, तो आप किसी चीज का डेवलपमेंट या किसी चीज का कैसे इन्वेंशन कैसे कर पाओगे? आपको पता ही नहीं चला। जब आप चुंबक के बारे में जानना शुरू कर दिए, जब आप चुंबक के बारे में जानना शुरू कर दिए, तब आपको लगा ये बात कि हाँ यार, अच्छी चीज है, इसका इस्तेमाल आगे किया जा सकता है। और जब बात इस्तेमाल करने की आ गई, तो हम लोगों ने इसे बनाने का कोशिश कर लिया, और जब बनाने लगे तो चुंबक वही दूसरे प्रकार का चुंबक हो गया। कौन सा चुंबक हो गया? कृत्रिम चुंबक हो गया। कौन सा चुंबक हो गया? कृत्रिम चुंबक हो गया, जिसका एक बढ़िया शेप था हमारे पास। अगर कुछ कटपिट करने के लिए कुछ औजार पाठ होता तो उससे कटपिट करके चुंबक का बढ़िया शेप बनाते हैं। शेप बनाते हैं, जैसे देखो यहाँ दंड चुंबक इस तरीके से, नाल चुंबक होते हैं इस तरीके से, नाल चुंबक होते हैं, नाल चुंबक हो गए, दंड चुंबक हो गए, गोलाकार मैग्नेट को गोल से बना सकते हो। देखो कभी कभी मैग्नेट देखो खिलौने में लगा होता है, गोल सा मैग्नेट लगा होता है। तो कृत्रिम चुंबक जो आते हैं उसको फिर से हम लोग बनाने लगे, इसलिए क्या कहा गया उसको कि हाँ ये सभी कृत्रिम है, और इनका पावर प्राकृतिक चुंबक से क्या होता था बेटा, कहीं ज्यादा होता था। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, क्षण चुंबक, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। तो यही बात है। अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि चुंबक के आसपास का क्षेत्र कैसा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आप सभी कॉपी निकालिए और लिखिए। किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के किसी चुंबक के किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, आसपास या चारों तरफ, किसी चुंबक के चारों तरफ, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें किसी अन्य किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ, किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ, किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ जैसे जैसे लोहा, जैसे लोहा, ठीक है, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ पर आकर्षण पर आकर्षण अथवा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, उसे उसे उस चुंबक का उसे उस चुंबक का उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते बेटा? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा समझ आई आपको? देखिए, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, उसे उस चुंबक का क्या बोला जाएगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? हाँ भाई, कृत्रिम और प्राकृतिक में अंतर तो बता ही दिया ना। प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं उतने प्रभावशाली नहीं होते जितने की कृत्रिम वाले होते हैं। इनके पास एक रेगुलर शेप नहीं होती, कृत्रिम वाले के पास रेगुलर शेप नहीं होता, और प्राकृतिक के पास, सॉरी, कृत्रिम के पास शेप होता है और प्राकृतिक के पास कोई शेप नहीं होता, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, चलो, ये दो मेजर अंतर हैं, ये दो बहुत बड़े अंतर हैं कृत्रिम और प्राकृतिक में। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र बता दिया, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए आगे देखिए, और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो चुंबक के आसपास होती हैं। देखिए, चुंबक है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से बेटा? दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है मान लो नॉर्थ, ये कौन सा हो गया? नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हो गया, और एक होता है बेटा साउथ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। चुंबक की जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जैसे एक आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन रखा है यहाँ पे, आवेश है, तो आवेश के आसपास अपना वैद्युत क्षेत्र होता है ना बेटा? आवेश के आसपास अपना क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। और वैसे ही वैद्युत क्षेत्र के आसपास जहां तक वैद्युत क्षेत्र फैला होता है, वहां होता है वैद्युत बल रेखाएं। क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताने का काम करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो बल रेखाएं पूरे क्षेत्र में फैली होती हैं। जहां जितना ज्यादा बल रेखा होता है, वहां पे क्षेत्र उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। जहां जितना ज्यादा बल रेखा होगी, वहां वैद्युत क्षेत्र का मान उतना ही क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है, उतना ही ज्यादा होता है। तो वही बात हम आपसे यहां कह रहे हैं
कि चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र में फैली होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्या फैली होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं फैली होती हैं। अब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर से किधर होती है, देखिए जरा। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं, याद रखिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। वैसे ये भी देखिए नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगा और ये भी नॉर्थ से निकल के कहां जाएगा बेटा? साउथ में जाएगा। इस पर अगर हम एरो बना दें, एरो बना दे तो एक एरो यहां हो गया, ऐसे हो गया। देखो नॉर्थ से निकल रहे हैं और कहां जा रहे हैं बेटा? साउथ में जा रहे हैं। नॉर्थ से सारे के सारे निकल रहे हैं और साउथ में जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहे हैं। ये भी नॉर्थ से निकलेंगे, नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में जाके बैठ जाएंगे, और साउथ में जाके बैठ जाएंगे। याद रखिएगा चुंबक के बाहर ये सभी क्या बेटा? चुंबक के बाहर है। तो चुंबक के बाहर दिशा क्या होती है और चुंबक के अंदर दिशा क्या होती है? देखिए अगर लिखा जाए तो चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो होती है, चुंबकीय, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, रेखाओं की दिशा किधर से किधर होती है? बताइए जरा, बताइए कहां से कहां होगा? चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है, बाहर दिशा क्या है? देखो चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर है। किधर बेटा? उत्तर से, उत्तर से किधर है बेटा? उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है। और हमने कहा उत्तर से दक्षिण की ओर है। और फिर कह रहे हैं कि अगर चुंबक के अंदर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबक के अंदर दिशा कहां होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो देखिए चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आपसे पूछी जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आपसे पूछी जाए, दिशा पूछी जाए, तो बताइए जरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा? जैसे कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चुंबक के भीतर किधर होता है, तो देखिए भीतर किधर होगा बेटा? भीतर ऐसे है, भीतर इस तरीके से ऐसे आ रहा ना, ऐसे आएगा। देखो इधर से जाएगा और इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। किधर होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो यहां लिखेंगे दक्षिण से, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती हैं चुंबकीय रेखाएं। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर ये बाहर और उत्तर वाला, बाहर और अंदर वाला पूछ दे तो कंफ्यूज मत होना कभी। बाहर और अंदर वाला कभी पूछ दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर देना है। बाहर जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वो कहां होती है बेटा? उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, और यहाँ जो दिशा होती है वो किधर होती है? ये इधर किधर होगी? अंदर की ओर अगर देखेंगे आप तो दक्षिण से किधर होगी? उत्तर की तरफ होगी। ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। चलिए, आप चुंबक के बारे में इतना जान गए, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में इतना जान गए। याद रखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं पूरा क्लोज कर्व बनाती है, मतलब बंद लूप बनाती हैं। लिखिए आगे, आगे क्या बेटा? चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, बंद बंद वक्र, बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र बनाती है इसका मतलब क्लोज बनाती है, पूरा का पूरा ऐसे बंद रहता है तो बंद। देखो नॉर्थ से निकल गया साउथ में पूरा बंद हो गया, बंद हो गया। ठीक है, क्लोज कर्व बनाती है मतलब बंद लूप बनाती है, बंद कर्व बनाती है, बंद कर्व बनाती है। ठीक है, और क्या लिखेंगे बेटा? और क्या बड़ी बात होती है इनके बीच में? इनके बीच बड़ी बात ये होती है कि ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। ये एक दूसरे को, ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है, पर नहीं काटती, पर नहीं काटती है। मतलब ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है, नहीं काटती है। फिर बेटा तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? तीसरा पॉइंट और स्पेशल पॉइंट क्या रहेगा? तीसरा पॉइंट स्पेशल क्या रहेगा? देखिए इनकी संख्या, या ऐसे कहा जाए इनकी संख्या जहां ज्यादा होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा जहां होगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे लिखिए, जहां चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती हैं, जहां चुंबकीय चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा हो, की संख्या संख्या ज्यादा हो, ज्यादा हो, वहां ज्यादा हो,
वहां वहां चुंबकीय बल अधिक होता है। वहां चुंबकीय बल वहां चुंबकीय बल अधिक होता है। वहां चुंबकीय बल अधिक होता है। ठीक है, जहां पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी वहां चुंबकीय बल अधिक होगा। तो जरा देख के हमें बताइए, देख के बताइए कहां पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। बताइए कौन बता सकता है फिगर देख के कहां पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, बताइए। हाँ, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, इसलिए नहीं काटता है। देखिए पोल पे बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पोल बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल। चुंबक के दो पोल हमेशा होंगे, ठीक है, चुंबक के दो पोल हमेशा होते हैं। तो यहाँ कहाँ होगा बेटा, पोल पर, या लिखिए ध्रुवों पर। क्या लिखे बेटा, ध्रुवों पर। लिखिए ध्रुवों पर, यानी कि पोल पर। किस बेटा, पोल पर, या लिखिए पोल। पोल यानी कि ध्रुवों पर। मैग्नेट, अगर मैग्नेट है तो ये इसके होते हैं पोल, ये होते हैं पोल। जहां से लोग निकलते हैं और जहां पे वापस आते हैं वहीं तो भीड़ ज्यादा होगी। जहां से लोग निकलते हैं और जहां पे वापस आते हैं वहीं भीड़ ज्यादा होती है, बाकी तो फिर फैले होते हैं। तो मैंने ये कहा कि पोल पर यानी कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। बात समझ में आ गई है। लिखिए, इतना सब लोग कॉपी लेते रहिए और लिखते रहिए, कॉपी लीजिए और लिखते रहिए, साथ साथ में लिखना। चलो भाई, अच्छी बात है, तुमने 10th से याद किया हुआ है, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो 10th से याद किया हुआ, बहुत अच्छी बात है। 10th में सब था, 10th में ये सब था। सब कुछ वहां से जानना भी जरूरी है ना, सब कुछ वहां से जानना भी जरूरी है, इसलिए सब कुछ याद रखिए। सब कुछ याद रखिए, 10th वगैरह में सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, 10th में सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना मैंने आपको जो बताई है, इसमें सारी ही चीजें, मेरा कॉन्सेप्ट यही रहता है कि मैं आपको सबसे पहले चीजें बता देता हूं। मैं पहले बताता हूं, हेडिंग्स बाद में आते रहते हैं धीरे धीरे। मैं सारी चीजें आपको सबसे पहले ही समझा देता हूं। तो मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र बता दिया, किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ रखने पर उसे चुंबकीय बल का अनुभव होगा, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो, अनुभव तो होगा ही होगा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हो गया। अब ओर्स्टेड ने क्या बताया था, ओर्स्टेड ने बताया जब भी किसी चालक तार के आसपास, जब भी किसी चालक तार के आसपास, चालक तार का मतलब धारा प्रवाहित हो रही है उसमें, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर दी जाए तो उस चालक तार के आसपास, उस चालक तार के आसपास अगर आप कंपास लेके जाओगे, रखोगे, तो उस कंपास में आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब उसकी सुई इधर उधर हिलती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, जीवन में तो इंसान साथ छोड़ देते, आपके तो पेन नहीं साथ छोड़ा है, कोई बात नहीं, पेन दूसरा आ जाएगा, पेन दूसरा आ जाएगा। चलिए देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके बल रेखाएं कैसी होती हैं, बल रेखाएं कहां से निकलती है कहां जाती हैं बाहर, और कहां से निकलती कहां जाती हैं अंदर, कहां से निकलती हैं और कहां जाती हैं अंदर। ठीक है, ठीक है, चलिए, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं कि ओर्स्टेड का प्रयोग क्या था। ठीक है, ओर्स्टेड का प्रयोग क्या था, इस पे आते हैं, इस पे बात करते हैं। चलिए ओर्स्टेड के प्रयोग पे आते हैं कि ओर्स्टेड का क्या प्रयोग है। ओर्स्टेड के प्रयोग में यह कहा गया कि आपके पास अगर एक चालक तार है, एक चालक तार है और उसमें कोई धारा अगर आई प्रवाहित हो रही है, एक चालक तार में अगर धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक तार के आसपास, उस चालक तार के आसपास किसी भी बिंदु पर अगर आप कोई मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, अगर कोई मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो उस कंपास में आपको क्या मिलेगा बेटा, डिफ्लेक्शन मिलेगा, मतलब कि उसकी सुइयां आपको हिलती डुलती दिखाई देंगी। तो इससे यह पता चलता है कि वैद्युत धारा क्या उत्पन्न कर सकती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। ये बात ओर्स्टेड ने बताई है। ये सबसे बड़ी बात है कि वैद्युत धारा, वैद्युत धारा अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बात आपको पता होना चाहिए। आप लोग गांठ बांध के एक बात याद कर लीजिए कि वैद्युत धारा तीन तरीके के प्रवाह उत्पन्न करती है हमेशा। वैद्युत धारा तीन प्रकार के प्रवाह उत्पन्न करती है, तीन प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है। कौन कौन से तीन प्रकार के प्रभाव दिखाती है। एक प्रभाव जो कक्षा 10 में आप पढ़ते थे, धारा का उष्मीय प्रभाव, जिसमें आप हीटर, हीटर पढ़ते थे, बल्ब पढ़ते थे, सब पढ़ते थे, वैद्युत प्रेस पढ़ते थे, सारा पढ़ते थे, टोस्टर वगैरह सब उसी में आता है। तो एक होता है कौन सा बेटा, उष्मीय प्रभाव, एक होता है उष्मीय प्रभाव,
एक होता है रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, एक होता है रासायनिक प्रभाव, और एक होता है बेटा चुंबकीय प्रभाव। कौन होता है? एक चुंबकीय प्रभाव होता है, एक चुंबकीय प्रभाव होता है। तो ऊपर के उष्मीय प्रभाव के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, उष्मीय प्रभाव के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, रासायनिक प्रभाव आपको अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना है। लेकिन अब जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा चुंबकीय प्रभाव पे आधारित है। तो कब कोई भी आपसे पूछे कि वैद्युत धारा कितने प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है, तो वैद्युत धारा 3 प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है, उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और एक रहेगा चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो चैप्टर है, हमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। पूरे चैप्टर का ही नाम है हमारे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और उसमें भी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए हुए गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आपको मुद्दा समझ में आया बेटा? मुद्दा समझ में आया? मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि वैद्युत धारा अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, ये बताना था सबसे पहले, ये बताना था। तो सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले ओर्स्टेड बाबा ने बताया कि वैद्युत धारा जो होती है अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसको जानने के लिए आप किसी चालक तार के आसपास कंपास ले जाकर रखिए, उसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, दिखेगा। तो वैद्युत धारा अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। लेकिन ओर्स्टेड इस बात में असफल रह गए, या उन्होंने ये बात की गणना नहीं की कि ये जो वैद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र जो आ रहा है, वैद्युत धारा अपने आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बना रही है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकलेगा, मतलब कितनी बड़ी चुंबकीय क्षेत्र आ रही है, कितना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, इस बात की गणना ओर्स्टेड के हिसाब किताब में नहीं थी, इस बात की गणना ओर्स्टेड के हिसाब किताब में नहीं थी। बात समझ गए भाई? बात समझ गए? ओर्स्टेड के हिसाब किताब में केवल इतना आया कि वैद्युत धारा अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा सकता है। ये बात ओर्स्टेड ने बताई, अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से उन्होंने चीज बताई। लेकिन वो इस बात की गणना नहीं की है कि कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा, क्या फॉर्मूला होगा, कैसे निकाल सकते हैं। किसी चालक तार के आसपास वैद्युत क्षेत्र अगर निकालना हो तो कैसे निकाला जाए? जैसे कुलाम का एक अपना फॉर्मूला है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। न्यूटन का अपना फॉर्मूला है G M1 M2 बटे R स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े। विभव निकालने का फॉर्मूला KQ बटे R आपने पढ़ा, सब पढ़ा आपने। लेकिन अब ओर्स्टेड के हिसाब से तो ये बात पता ही नहीं था। तो ये बात बताने के लिए किस नियम की आवश्यकता पड़ती है बेटा? बायो सेवर्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब इस नियम को हमको जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा बायो सेवर्ट का नियम। तो ओर्स्टेड का क्या प्रयोग था? ओर्स्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि किसी भी गतिमान आवेश या वैद्युत धारा किसी चालक तार के अंदर अगर प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसकी दिशा किधर से किधर होती है बेटा? दिशा किधर होगी? चुंबकीय क्षेत्र है तो उसके बल रेखाओं की दिशा किधर से किधर होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर की ओर होती है। चलिए इस चीज को लिखते हैं, चलिए इस चीज को लिखते हैं। देखिए क्या कहा ओर्स्टेड ने, क्या कहा ओर्स्टेड ने? कहा कि यदि किसी चालक तार में, यदि किसी यदि किसी यदि किसी चालक तार, और ये बात उन्होंने प्रेस में कही थी, ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बाद में उन्होंने प्रूफ करके दिखा भी दिया। यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाए, तो धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार के, उस चालक तार के धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार के आसपास, तो उस चालक तार के आसपास, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, एक चुंबकीय, एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। क्या कहा हमने? क्या कहा हमने? देखिए यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यही ओर्स्टेड का प्रयोग है, यही ओर्स्टेड का, यही ओर्स्टेड का प्रयोग है। ठीक है, लेकिन ओर्स्टेड अब ये बात बता के खत्म, कहानी खत्म हो गई। ये बात बताए कहानी तो खत्म हो गई कि चालक तार है, उसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास क्या आएगा बेटा? एक चुंबकीय क्षेत्र आएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र आएगा। ये बात तो सब जान रहे थे, लेकिन ये कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा, कैसे इसकी गणना होगी, ये बात का अंदाजा, ये बात का अंदाजा अभी नहीं है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा। चलिए चलिए ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि आपने ओर्स्टेड का प्रयोग जान लिया, आपको यह पता चल गया कि चालक तार है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र जरूर बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। यानी इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके बेटा क्या बना सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो।
इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके क्या बना सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। और इसी का वाइस वर्सा, मतलब इसी से उल्टा देखना आगे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, इसी से उल्टा आगे पढ़ने को मिलेगा कि कहीं मैग्नेटिक होगा तो इलेक्ट्रिक भी बना सकते हैं। ये आगे फैराडे वगैरह में पढ़ाएंगे। यानी कि तुम्हारे पास अगर वैद्युत क्षेत्र है, अगर तुम्हारे पास वैद्युत क्षेत्र है, तो उस वैद्युत क्षेत्र के आने से उसके आसपास अपने आप चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा। अपने आप उसके आसपास क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा। यही बात है कि वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बनाना हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। हमें इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि वैद्युत क्षेत्र से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कैसे बना सकते हैं। चलिए चलिए ठीक है, चलिए भाई ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, कारण, ठीक है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, मतलब अब कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा, कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा ये भी तो बताना पड़ेगा ना, कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा ये भी तो बताना पड़ेगा। कौन बताएगा ये बात, ओरस्टेड ने बताया नहीं। ओरस्टेड ने बस ये बताया कि वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा सकता है किसी चालक तार के आसपास। वैद्युत क्षेत्र अगर है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उसके आसपास अपने आप आ जाएगा। अब कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा इसके लिए कोई फॉर्मूला चाहिए। तो ये बात किसने बताई भाई, ये बात बताई दो साइंटिस्ट, बायो ने और किसने भाई, सेवर्ट ने। एक लोग थे बायो और एक लोग थे सेवर्ट। इन दोनों का नियम मिला करके क्या बन गया, फ्रांस के दोनों वैज्ञानिक हैं, फ्रांस के ये दोनों ही वैज्ञानिक हैं, ठीक। और एक लोग का नाम बायो, एक लोग का नाम सेवर्ट, इन दोनों के मिक्स नाम से ले लिया गया कौन सा नियम, बायो सेवर्ट का नियम। कौन सा नियम लिया गया बेटा, बायो सेवर्ट का नियम लिया गया। ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि जब आपके पास कोई धारावाही चालक होगा, कोई धारावाही चालक, मतलब धारावाही का मतलब हो गया उसके अंदर धारा चल रही है, उसके अंदर धारा है, ठीक है। तो धारावाही चालक, धारावाही चालक के आसपास, आसपास कितना चुंबकीय क्षेत्र आता है किसी बिंदु पर, अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, किसके नियम से निकालेंगे, तो बायो सेवर्ट के नियम से निकालेंगे। बायो सेवर्ट के नियम से आप किसी भी चालक तार के आसपास किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा कितना नहीं आएगा, सारी की सारी गणना इनसे की जा सकती है। चलिए, इन्होंने कहा कि भाई आपको अगर मेरा नियम लगाना है तो एक काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो सुनिए क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा हम पूरे के पूरे चालक तार की वजह से पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकालेंगे। पूरे चालक तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालना तुरंत संभव नहीं है। उस चालक का थोड़ा सा टुकड़ा मानिए। अगर चालक की लंबाई बेटा एल है, कितनी लंबाई है, एल लंबाई का चालक है, तो उसका छोटा सा जो टुकड़ा रहेगा वो कितने का होगा बेटा, डीएल का होगा। कितने का होगा, डीएल का। आपको बताया मैंने, छोटे से टुकड़े को हमेशा क्या नाम देते हैं, डीएल नाम देते हैं। तो किसी एक घटक, एक छोटे से टुकड़े की वजह से अगर निकाला जाए, बाद में निकालने के बाद उसका क्या किया जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन किया जाएगा। अच्छा बताइए, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप विभव वगैरह निकाल रहे थे, जब विभव पढ़ रहे थे तो विभव में आप पढ़ते थे छोटा सा कार्य निकालते थे। छोटा सा कार्य जैसे ही डीडब्ल्यू आ जाता था तो डीडब्ल्यू को ही बेटा इंटीग्रेट कर देते थे, डीडब्ल्यू को हम लोग समाकलन करते थे। समाकलन करने के बाद मुझे पूरे के पूरे कार्य का वैल्यू मिल जाता था, मिलता था। तो वही काम यहां भी करना है। पूरे चालक तार की वजह से कितना वैद्युत क्षेत्र, मान लो चालक तार है, इस चालक तार की वजह से हमें इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, हरे बिंदु पर, इस हरे वाले बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। इस चालक तार की वजह से जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसकी वजह से मुझे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा, ये बात की गणना बायो सेवर्ट के नियम से की जाएगी, की जाएगी। अब देखिए, मुझे इस चालक तार की वजह से इस बिंदु पर अगर क्या चाहिए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। क्या चाहिए, अगर मुझे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो मुझे ये देखना होगा, मुझे ये देखना होगा कि पूरे के पूरे चालक तार की वजह से तो नहीं मिलने वाला है, पूरे चालक तार की वजह से नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, पूरे चालक तार की वजह से नहीं मिलेगा, चालक तार का छोटा सा हिस्सा मानना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग डीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएल। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, एल है, पूरी लंबाई चालक तार की एल है। तो छोटा सा टुकड़ा कितना होगा बेटा, डीएल होगा। छोटा सा टुकड़ा कितना होगा, डीएल होगा। छोटा टुकड़ा कितना होगा, डीएल होगा। इस डीएल की वजह से यहां कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा, देखिए। और मैं चीजें आपको क्लियर कर दूं, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से दिखाते हैं। किससे बेटा, बी से। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाएंगे, बी से दिखाएंगे। जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते थे, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाएंगे, बी से दिखाएंगे। तो यहां पे अगर आप छोटे से लंबाई की वजह से यहां बी देखना चाहते हो तो छोटे से लंबाई की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो भी बहुत छोटा सा आएगा। बताओ सबको बात क्लियर है, बताओ सबको बात क्लियर है कि छोटी सी लंबाई की वजह से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो बहुत छोटा आएगा, ठीक है, वो बहुत छोटा आएगा। बात सही है ना।
वो बहुत छोटा आएगा। जल्दी बताइए, रिस्पॉन्स करिए। चलिए ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर चालक तार की लंबाई आप बहुत छोटी सी मानोगे, तो इस छोटी सी लंबाई की वजह से जो पी पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो भी बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा आएगा। तो अगर आपको पूरा चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, समाकलन करना पड़ेगा। और ये समाकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, और ये समाकलन करने के लिए हमको दोनों पक्षों में समाकलन करके फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा जो लग रहा होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि डायरेक्ट आपको बी नहीं मिल जाएगा, पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र सीधे सीधे एक ही बार में नहीं मिलेगा, पूरा पूरा चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलेगा। आपको निकालना होगा तो टुकड़ों टुकड़ों में निकालना पड़ेगा और बाद में उसको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करोगे बेटा, टुकड़े टुकड़ों में निकालोगे, टुकड़े टुकड़े में निकाल लोगे, और टुकड़ा टुकड़ा निकाल के जोड़ने के लिए सबसे बढ़िया काम क्या करते हैं हम लोग, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। पहले बताया मैंने सबसे पहले बता दिया आपको कि जब छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ना हो तो हम लोग समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। समाकलन के थ्रू छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना ज्यादा आसान होता है, वो तुरंत जुड़ जाएंगे, फॉर्मूला लगा कर देंगे और तुरंत हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, हाँ कंपोनेंट बांटना पड़ेगा, सही बात है। ठीक, देखिए क्या कहा गया कि पूरे के पूरे चालक तार की वजह से, पूरे के पूरे चालक तार की वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना संभव नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चालक तार के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। उस छोटे छोटे टुकड़े की वजह से यहां जो आएगा चुंबकीय क्षेत्र वो भी छोटा होगा, और फिर पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आपको समाकलन करना पड़ेगा। पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए समाकलन करना पड़ेगा, यही बात है, यही बात है। चलिए चलिए, अब देखिए कैसे करेंगे आप, अब देखिए आप इसको कैसे करेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए चलिए क्लियर फिगर बनाते हैं, क्लियर आपको फिगर बना के दिखाते हैं। ये रहा हमारा चालक तार, ये रहा चालक तार जिसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। मैं इसका एक छोटा सा लेंथ मान लेता हूं, मैं इसकी एकांक छोटी सी लंबाई मान लेता हूं, यही डीएल है। ये इसकी छोटी सी लंबाई हो गई डीएल, छोटी सी लंबाई डीएल हो गई। अब मैं कह रहा हूं यहां से किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। यहां से किसी बिंदु P पर, यहां से किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र कितना आ रहा है। तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि बेटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए आर है, कितना है, आर है। इस चालक तार से इसका कोण जो है कितने का बेटा, थीटा का है, कितने का कोण है, थीटा का कोण है। ठीक, तो आपको क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेंगी। ये वायर ऊपर तक गया हुआ है, ठीक है, वायर ऊपर तक, नीचे तक भी, ऊपर तक नीचे तक है। ठीक है, तो अगर आपको बायो सेवर्ट का नियम लगाना है तो क्या कहोगे, बायो सेवर्ट के नियमानुसार, लिखिए बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो सेवर्ट के नियमानुसार, नियमानुसार चालक तार के, चालक तार के, चालक तार के छोटे हिस्से डीएल से, चालक तार के छोटे हिस्से, छोटे हिस्से डीएल से, छोटे हिस्से किसे बेटा, डीएल से, छोटे हिस्से डीएल से, छोटे हिस्से डीएल से, डीएल से बिंदु पी पर, डीएल से बिंदु पी पर, पी पर उत्पन्न, बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बेटा, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, डीबी, चुंबकीय क्षेत्र डीबी निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर, निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए बायो सेवर्ट के नियमानुसार चालक तार के छोटे हिस्से डीएल से, चालक तार का छोटा हिस्सा डीएल से बिंदु P पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन सा बेटा, डीएल की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा, डीबी आएगा। तो डीएल से डीबी जो आएगा वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। क्या क्या वो निम्न बातें होंगी, जरा सुनिएगा, देखिएगा। डीबी जो होगा, डीबी जो होगा वो बोलेगा जितना ज्यादा चालक तार के अंदर धारा होगी, जितनी ज्यादा धारा होगी उसके अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोला गया, चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला समीकरण हो गया। अब कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा तो हो ही गया, लंबाई जितना ज्यादा मानोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब अनुक्रमानुपाती रहेगा। चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बताया मैंने, दो चीजें बताई आपको, दो चीजें बताई, कौन कौन सी, चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर चुंबकीय क्षेत्र चालक तार की कुल लंबाई के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। जितना बड़ा डीएल मानोगे, जितना बड़ा डीएल मानोगे उसकी वजह से उतना ही बड़ा चुंबकीय क्षेत्र आएगा, आएगा। फिर हम कह रहे हैं कि डीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, किसके होगा डायरेक्टली,
जो थीटा बन रहा है, जो एंगल है चालक तार में और यहां बिंदु P में, यहां से जो लाइन आर में है और डीएल, देखो डीएल की दिशा, कोई पूछता है ना डीएल की दिशा किधर होती है, डीएल की दिशा हमेशा धारा की दिशा में होती है, याद रखिएगा। डीएल जो होता है वो धारा की दिशा में रहेगा, जब भी डीएल मानोगे तो वो धारा की दिशा में ही मानोगे, ऊपर की ओर, ठीक है, याद रखना डीएल की दिशा हमेशा धारा की दिशा में ऊपर की ओर मानी जाती है। तो डीएल के बीच में और आर के बीच में, डीएल के बीच में और आर के बीच में कितने का एंगल है बेटा, थीटा का एंगल है। तो ये बोलता है कि साइन थीटा के क्या रहेगा बेटा, अनुक्रमानुपाती रहेगा, रहेगा। और सिंपल सी बात है, जब आप चुंबक से लोहे को दूर लेके जाते हो, दूर लेके जाते हो, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे चुंबकीय बल का मान घट जाता है, आकर्षण प्रतिकर्षण घट जाता है ना। अगर कोई लोहा है चुंबक के पास रहेगा तो ज्यादा आकर्षित होगा, जैसे ही दूर जाएगा तो वो कम आकर्षित होगा। तो वही बोल रहे हैं कि दूरी के साथ घटते चले जाता है, मतलब चुंबकीय बल जो होगा वो दूरी के साथ घटता चला जाता है। तो ये हो जाएगा चौथा समीकरण। अगर हम सभी समीकरणों को साथ में रख दें, समीकरण 1 2 3 4, समीकरण 1 2 3 तथा 4 को एक साथ करने पर, अगर हम इन सबको एक साथ कर दें तो एक साथ करने पर अगर हम सभी समीकरणों को बेटा एक साथ कर दें तो बताओ जरा क्या मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा। तो मैं डीबी का मान निकाल सकता हूं, डीबी का मान निकल जाएगा, क्या निकलेगा बताओ। आई आएगा, डायरेक्टली है, डीएल भी डायरेक्टली है, साइन थीटा भी डायरेक्टली है, और नीचे कौन है बेटा, नीचे है आर का स्क्वायर, कितना है आर का स्क्वायर, हो गया। अब यहां से आप जानते हैं कि डीबी में प्रोपोर्शनलिटी हटा दी जाती है, मतलब ये समानुपाती का अगर हम सिंबल हटाएंगे, चिन्ह हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट के जगह पे इस फॉर्मूले में कौन आता है, म्यू नॉट बटे कितना आता है बेटा, 4 पाई। वहां करते थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आता था, लेकिन यहाँ पे कौन आएगा बेटा, म्यू नॉट बटे कितना आएगा, 4 पाई आएगा, और बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, आईडीएल साइन थीटा बटे में कितना रहेगा, आर का स्क्वायर रहेगा। यही आपके बायो सेवर्ट का नियम है, यही आपके बायो सेवर्ट का नियम है, और याद रखिएगा भूलिएगा मत, यही आपके बायो सेवर्ट का पूरा नियम है। ठीक है बेटा, बताइए याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप लोग, भूलेंगे नहीं, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। डीबी बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट बटे 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटे कितना हो गया, आर का स्क्वायर हो गया। यही हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट बटे 4 पाई, क्या है बेटा, म्यू नॉट बटे 4 पाई को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जहां लिखेंगे, जहां जहां म्यू नॉट बटे 4 पाई क्या बेटा, कांस्टेंट है, जहां म्यू नॉट बटे 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो लिखिए जहां 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 म्यू नॉट बटे 4 पाई क्या है बेटा, एक नियतांक है, एक नियतांक है, एक नियतांक है। किसी को इसकी वैल्यू याद है क्या, एक नियतांक है, आप लोग पढ़े कहीं नहीं पढ़े, चलिए मैंने बताया नहीं है वरना पूछता मैं, ठीक है। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई का जो मान होता है बेटा वो कितना होता है, 10 के घाते कितना, -7, 10 घाते -7 होता है, कितना होगा, 10 घाते -7। म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान कितना रहेगा, हाँ बता तो रहा हूं, देखो ना, म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान होगा 10 घात -7। अब क्या करोगे, या खाली म्यू नॉट का मान पूछा जाए, खाली म्यू नॉट का मान पूछे तो बताओ 4 पाई को उधर लेके चले जाओगे, क्या बन जाएगा, 4 पाई 10 घाते कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 पाई या 10 घाते कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। मान याद रखना, क्योंकि सवाल जब सवाल लगाएंगे तो ये वाला मान आपको याद होना चाहिए, सवाल लगाने पर ये मान याद होना चाहिए, भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं, मान याद होना चाहिए। म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर 10 घाते -7, या म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 घात -7, ठीक है, यहां तक वैल्यू याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, म्यू नॉट का मात्रक, इसकी विमा पे बात करते हैं। म्यू नॉट का मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है। देखो बेटा याद रखना, म्यू नॉट का जो मात्रक है, म्यू नॉट का जो मात्रक है वो क्या है, किसी को याद है म्यू नॉट का मात्रक, देखिए याद रखिए, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, कितना बेटा, न्यूटन न्यूटन प्रति कितना हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। हम इसको बाद में निकलवाएंगे, अभी नहीं, आगे आगे मैं फॉर्मूला कुछ बताने वाला हूं, जब मैं एच बता दूंगा, बी बता दूंगा, एम बता दूंगा, क्या क्या होता है तब बताऊंगा इसका मात्रक कैसे निकाला गया, ठीक है। तो म्यू नॉट का मात्रक याद रखिए, क्या हो जाएगा बेटा, या ऐसे लिख लो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या ऐसे लिख लो न्यूटन प्रति कितना हो जाएगा, एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। या एक और मात्रक होता है, एक और मात्रक होता है, क्या होता है बेटा, वेबर, क्या होता है, वेबर, वेबर प्रति क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर, वेबर प्रति क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर मीटर हो जाएगा, वेबर प्रति क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा, ठीक। अगर मैं आपको यहां से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताऊंगा, अभी रुके रहिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी बताऊंगा, पहले सारी चीजें मैं एक एक लाइन से खत्म कर दूं फिर बताता हूं। देखिए अगर बेटा मुझे इसका मात्रक तो लिख लिया, अब मुझे अगर इसका क्या करना होगा, मुझे इसका लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट का मात्रक नहीं, केवल म्यू नॉट के मात्रक के साथ साथ म्यू नॉट की विमा भी लिखनी होगी, म्यू नॉट की विमा लिखनी होगी, तो कैसे लिखेंगे बताइए जरा, म्यू नॉट की विमा कैसे लिखेंगे।
तो म्यू नॉट की विमा लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले न्यूटन है, न्यूटन किसका होता है बेटा, बल का मात्रक होता है, और बल की विमा लिखनी पड़ेगी तो कैसे लिखेंगे, पहले पहले एन, एन मतलब बल की विमा कितनी होती है, एम एल टी माइनस टू, ये बल की विमा हो गई, एम एल टी माइनस टू बल की विमा हो गई, और नीचे एम्पियर है, एम्पियर कितना होता है बेटा, ए टू होता है, एम्पियर का स्क्वायर तो ए टू होगा, होगा, यहां से कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, एम एल टी के पावर माइनस टू हो गया, और यहाँ कितना हो गया, माइनस टू हो गया, बताइए सही है, किसको किसको क्लियर है, किसको किसको क्लियर है, बताइए बताइए, जल्दी बताइए थोड़ा, बताइए, हो गया, क्लियर है ना, चलिए राघवेंद्र, आयुष, सबको क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, एम एल टी माइनस टू कर दिया न्यूटन का, नीचे हो गया एम्पियर का स्क्वायर, तो एम्पियर का स्क्वायर किया तो ए गया ऊपर, टी माइनस टू गया ऊपर, ठीक है, ये म्यू नॉट की विमा हो गई, तो म्यू नॉट का मात्रक और म्यू नॉट की विमा आपको याद होनी चाहिए, चलिए देखिए, देखिए क्या क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अगर आपसे मैं बी का मात्रक पूछूं, बी का मात्रक पूछूं, तो बी का मात्रक एक याद रखिए, बी का मात्रक होता है टेस्ला, क्या होता है बेटा, टेस्ला, बी का मात्रक क्या होगा, टेस्ला होगा, कितना होगा, टेस्ला, टेस्ला को दिखाते किससे, टी से, इसके और भी मात्रक हैं, इसके और भी मात्रक हैं, या सीजीएस मात्रक की बात करें, अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक कौन सा होता है बेटा, गॉस, कौन सा होता है, गॉस, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपसे पूछा जाए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा जाए, तो आप बी का मात्रक क्या बताएंगे, टेस्ला बताएंगे, टेस्ला बताएंगे, या फिर सीजीएस मात्रक आपसे पूछा जाए तो सीजीएस मात्रक कौन सा होता है, गॉस होता है, गॉस होता है, और एक रिलेशन याद रखिएगा, भूलिएगा मत, कि एक गॉस बराबर 10⁴ टेस्ला होता है, ये भूलिएगा मत, कि एक गॉस में कितने टेस्ला, पूछता है कि एक गॉस में कितने टेस्ला, तो एक गॉस में 10⁴ मतलब 10,000, वो भी सही है, ठीक है ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी आ सकता है भाई, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी आ सकता है, गलती नहीं है उसमें, ठीक है, एक गॉस बराबर रहेगा 10⁴ टेस्ला, 10⁴ टेस्ला, आपसे अगर परीक्षा में कभी, आपसे अगर कभी परीक्षा में एक टेस्ला की परिभाषा पूछ दिया, तब क्या करोगे बताओ, अगर पूछ दिया कि बताओ एक टेस्ला कितना होता है, एक टेस्ला कितना होता है, एक टेस्ला कितना होता है, बताइए जरा कितना होगा, तो एक टेस्ला कितना होगा, नहीं बता पाओगे ऐसे तुरंत, तो बता नहीं पाओगे एक टेस्ला कितना होता है, देखो बता, बात को सुनना, एक टेस्ला क्या होगा, क्या फॉर्मूला था आपके पास, डीबी बराबर क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट, अब बटे में कितना, 4 पाई, 4 पाई, आई हो गया, आई डीएल साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, आई डीएल बटे साइन थीटा कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, अच्छा बताओ, यदि यदि आई बराबर 1 एम्पियर ले लें, ले लें, डीएल बराबर 1 मीटर ले लें, 1 मीटर मान लेते हैं, साइन थीटा में थीटा बराबर 90 डिग्री मान लेते हैं, 90 मान ले, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन 90 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा, और आर को, डीएल भी चलो, डीएल 1 है, और आर बराबर भी हम मान लेते हैं कि 1 ही है, आर बराबर भी 1 मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं, आर बराबर 1 मीटर मान लेते हैं, तो बताओ जरा यहां से तुमको मिल क्या जाएगा, यहां से तुमको डीबी बराबर क्या मिलेगा, डीबी बराबर मिलेगा खाली यही आएगा ना, म्यू नॉट बटे 4 पाई, बाकी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, सारे के सारे देखो 1 हो गए, 1 1 1 और 1 सब 1 हो गया, खाली यही बचा, खाली ये बचने का मतलब होता है 10⁻⁷, इसका मान होता है, देखो इसका पूरा मान कितना होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷, तो यहाँ क्या लिख दिया बेटा हम, 10⁻⁷, और डीबी है तो बी का मात्रक क्या है, टेस्ला, 10 घाते कितना हो जाएगा, -60 टेस्ला हो जाएगा, हो जाएगा, 10⁻⁷ टेस्ला, अब मेरी बात बताओ जरा, बात को सुनना, बात को सुनना, मैं यहाँ कहीं लिख दूं, आगे कहीं लिख, यहां लिख देता हूं, चलो देखो, एक टेस्ला की परिभाषा में यहां लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा, एक टेस्ला की परिभाषा में यहां लिखने जा रहा हूं, अब मुझे डीबी बराबर क्या मिला है, मुझे डीबी बराबर मिला है 10⁻⁷ टेस्ला, ये मिला है 10⁻⁷ टेस्ला, अच्छा 10⁻⁷ टेस्ला को एक टेस्ला बनाने के लिए क्या करना होगा, बताओ, कोई बता सकता है क्या, अगर मुझे यहाँ पे एक टेस्ला बनाना है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, कौन बताएगा, बताओ, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, बताओ, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, कौन बताएगा, जल्दी बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, भाई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखोगे, बताओ ना, 10⁻⁻1, क्यों ऐसे लिखोगे, भाई देखो सिंपल सी बात, 10⁻⁷ बोलो ना भाई राघवेंद्र, फिर 10⁻⁷ बोलो, 10⁻⁷ है, इसको 10⁻⁷ से गुणा कर दिया जाए, अगर 10⁻⁷ से गुणा कर दिया जाए, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, एक टेस्ला बन जाएगा, एक टेस्ला बन जाएगा, ठीक है, हमने कहा अगर मेरे पास 1 मीटर लंबाई का चालक तार होगा, उससे 1 मीटर की दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, तो कितनी चुंबकीय क्षेत्र आएगा, जरा देखिए, अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, 1 मीटर लंबाई के चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर
उससे 1 मीटर की दूरी पर, उससे 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 10 घाते -7 होता है। ये बात आपने अभी निकाला है, देखिए ये बात आपने अभी निकाला है, निकाला ना, कि डीबी का मान कितना आएगा, 10 घाते -60 टेस्ला आएगा। अगर आप करंट का मान 1 एम्पियर लोगे, लंबाई भी 1 मीटर लेते हो, थीटा का मान भी 90 लेते हो, और आर का मान 1 मीटर लेते हो, तो एक चालक तार जिसमें धारा जा रही है 1 एम्पियर की, उससे 1 मीटर की दूरी पर जो टेस्ला आएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, वो 10 घाते -7 आएगा। आप 10 घाते -7 का इस वाले चुंबकीय क्षेत्र का अगर 10 घाते 7 गुना कर दोगे, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र का 10 घाते 7 गुना कर दिया जाए, इस चुंबकीय क्षेत्र का, जो चुंबकीय क्षेत्र आई है, इसका अगर हम 10 घाते 7 गुना कर दियो, हमने किया है देखो, 10 घाते 7 गुना अगर कर देंगे तो 1 टेस्ला बनेगा। क्या बनेगा बेटा? 1 टेस्ला बनेगा। तो परिभाषा क्या रहेगी? देखो परिभाषा क्या रहेगी, यदि लिखिए 1 मीटर लंबाई के, 1 मीटर लंबाई के चालक तार द्वारा, चालक तार में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाए। हमने क्या कहा? यदि 1 मीटर की लंबाई के चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तो इससे 1 मीटर की, 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बताओ जरा चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बेटा? 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 10 घाते -7 होगा। चुंबकीय क्षेत्र का 10 घात 7 गुना 1 टेस्ला के बराबर होता है। एक टेस्ला, 1 टेस्ला के बराबर होता है, 1 टेस्ला के बराबर होता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 टेस्ला के बराबर होता है। बात सही है? एकदम सही बात है ना, एकदम सही बात है। 1 मीटर लंबाई के चालक तार में 1 एम्पियर की धारा दी जाए, तो इससे 1 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 10 घाते 7 आता है, -7। अगर हम इसका 7 गुना कर दें, फिर से 10 घाते 7 गुना कर दें, तो मुझे 1 टेस्ला मिल जाएगा, वो 1 टेस्ला के बराबर होगा। बताओ किसको किसको ये परिभाषा समझ में आई है? ठीक है, बताइए किसको किसको ये परिभाषा समझ में आई कि 1 टेस्ला की क्या परिभाषा लिखेंगे? 1 मीटर लंबाई के चालक तार में 1 एम्पियर की धारा जाए, तो 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, जो भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा, उसका 10 घाते 7 गुना कर देंगे, तो वो 1 टेस्ला के बराबर हो जाएगा, 1 टेस्ला के बराबर हो जाएगा। परिभाषा आप देख के लिखिएगा जरूर। बेटा देखो अभी आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा है ना ऊपर, कई बार पेपर में आपसे पूछा गया है कि निर्वात की चुंबकशीलता, जिसे हम लोग म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। लिख लेना यहाँ पे, यहाँ लिखना नियतांक है, जिसे जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। याद रखिएगा, निर्वात की चुंबकशीलता बोली जाती है, निर्वात की चुंबकशीलता। अब मैंने क्या कहा कि जैसे ही निर्वात की चुंबकशीलता आप जान गए म्यू नॉट, और निर्वात की विद्युतशीलता सब लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता में हमारे क्या लिखा मैंने? 10 घाते -4, और आगे -4 कैसे, कहाँ लिखा है सर आपने? पीछे t बराबर 10 घाते 4 लिखा है, और आगे -4, कहाँ -4 लिखा है भाई? देखो कहाँ -4 लिखा है, कहाँ लिखा है -4? देखो बताओ जरा, कहाँ -4 लिख दिया? मैंने तो इधर कहीं नहीं लिखा होगा इस तरीके से। 10 घाते 4, देखो यहाँ क्या है भाई, ये क्या है? ये गॉस है। मैंने बताया था कि बी का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। टेस्ला बड़ी यूनिट है, गॉस छोटा यूनिट है। तो छोटा यूनिट होता है गॉस। एक गॉस में 10,000 टेस्ला होते हैं, 10,000 टेस्ला मिलते हैं तब जाके कहीं एक गॉस बनता है। मैंने वो लिखा है आगे, कहीं आगे ऐसा नहीं लिखा कि 10 घाते -7। ठीक है, देखो यहाँ निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट में और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध होता है? कई बार परीक्षा में आपसे पूछा हुआ है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं और डायरेक्ट करने के लिए भी पूछता है एग्जाम में। देखिए निर्वात की चुंबकशीलता क्या बेटा? म्यू नॉट। बताइए जरा, निर्वात की चुंबक, हम जानते हैं कि निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है? 10 घाते -7 होता है। कितना होता है? 10 घात -7। समीकरण नंबर 1 मान लो। अब निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है? जरा ये बताओ। अब
निर्वात की वैद्युतशीलता बराबर कितना होता है बेटा, बताओ बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका मान कितना होता है? 9 गुणे 10 घात 9। ये होता है समीकरण नंबर 2 हो गया। दो समीकरण आपके पास हो गए, दो समीकरण आपके पास हो गए। मैं इन दोनों समीकरणों को भाग दूंगा समीकरण 1 व 2 को डिवाइड करने पर। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर अगर बेटा हम इनको डिवाइड कर दें, अगर भाग दे दिया जाए तो भाग देने पर क्या मिलेगा जरा बताओ, जरा भाग देने पर क्या मिलेगा आपको? भाग देने पर क्या आएगा? म्यू नॉट बटे कितना आ जाएगा बेटा? 4 पाई आ जाएगा। अब बटे में कौन आ जाएगा? बटे में कौन आएगा? 1/4 पाई आएगा। 1 बटे कौन आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। बराबर में क्या रहेगा? 10 घात -7 तो ऊपर पहले से ही है, ये ऊपर है, और नीचे कौन आ जाएगा? नीचे कौन आएगा? यहाँ आएगा इस तरीके से, ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा ऐसे। अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं अगर आप डिवाइड करेंगे तो दूर का दूर से गुणा कर दो, दूर का दूर से करो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये हो गया, नीचे वाला पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या आएगा? 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अगर आप 10 घात -7 को ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो -7 नीचे आके +7 हो जाएगा। 10 घात 9 हो गया, यहाँ 10 घात 7 हो जाएगा, ऊपर से आ गया नीचे +7 बना लिया। बताइए 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो क्या आया आपके पास? क्या आया? म्यू नॉट आया, एप्सिलॉन नॉट आया। देखो गुणा कर लेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट गुणा कर लेगा। अब बराबर में क्या बचेगा? बराबर में क्या बचेगा? 1/में 9 गुणे 10 घात कितना आएगा बेटा? 16 आ जाएगा। देखो हो गया ना, 9 और 7 जोड़ के 16 हो गया। अब मैं कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं यहां से कि अगर हम इसको ऊपर इसको नीचे लिखें तब, ऊपर नीचे कर दें तब, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो ये भी पलट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 घाते 16 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? अच्छा देखो, 1/1 म्यू नॉट, 1 म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लिया जाए, इसको लिख सकते हो 3 गुणे 10 के घाते 8 का स्क्वायर, है कि नहीं है? 3 का स्क्वायर है और 10 घाते 8, 10 घाते 8 जोड़ोगे 10 घाते 16 हो जाएगा, हो जाएगा। स्क्वायर को जब इधर लेके आते हैं तो किसमें आता है बेटा? करणी में आता है, आता है करणी में। तो 1 किसमें हो जाएगा? करणी में हो जाएगा, क्योंकि 1 का करणी तो 1 ही होता है। अब बराबर में क्या बचेगा? 3 गुणे 10 घाते 8 बचेगा, 3 गुणे 10 घाते 8। तो बताओ जरा क्या आएगा यहां से क्या मान निकल के आएगा? यहां से क्या निकलेगा? तो 1/करणी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब बराबर में देखो, तो इसको तुम जानते हो, 3 गुणे 10 घाते 8। कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है? जल्दी बताइए। 3 गुणे 10 घाते 8। चलिए क्रेजी बॉय, हेलो, बताइए कौन कौन जानता है ये बात? 3 गुणे 10 घाते 8 क्या है? वो 3 गुणे 10 घाते 8 क्या है? हाँ, प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल को हम लोग सी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं बेटा? सी से दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। तो प्रकाश की चाल हो गई ये। तो अब बताइए जरा क्या रिलेशन हो गया? क्या रिलेशन हो गया? यही रिलेशन है। इसी को हम लोग कहते हैं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तथा तथा सी में यही संबंध है, सी में संबंध यही होता है बेटा। याद रखना, भूलना मत। इसी फॉर्मूले को कई बार घुमा टहरा के पूछ देता है, या इसी को ऐसे बोल देगा, इसी को ऐसे बोल देगा कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर सी का स्क्वायर, ऐसे बोल देगा। वो भी सही था, वो भी सही था। स्क्वायर उठा के इधर कर दोगे, अंडर रूट में आ जाएगा, ऐसे भी सही है। तो यही आपके म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन है। यही आपके म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन है। आपसे पेपर में यही पूछा जाता है। कभी कभी एमसीक्यू में भी डाल देता है क्वेश्चन ये वाला, कभी कभी एमसीक्यू में भी वाला क्वेश्चन डाल देता है। देखिए, चलिए ये कर लीजिएगा। आगे आते हैं, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात। धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसकी दिशा आप कैसे निकालेंगे? उसकी दिशा आप कैसे निकालोगे? धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मान लीजिए आपके पास एक धारावाही चालक है, मान लीजिए आपके पास एक धारावाही चालक है, ये चालक है, इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, धारा आई है जिसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले आता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है आपसे? ये कहता है कि जब भी आपको किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? जिधर चालक तार में धारा जा रही है उसके डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखो, दाएं हाथ का, दाएं हाथ का अंगूठा उस डायरेक्शन में रखो, और जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मान लो इस बिंदु पर निकालना है, तो बिंदु की ओर आपकी उंगलियां होनी चाहिए और अंगूठा होना चाहिए धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में अंगूठा रखोगे और उंगलियों को रखोगे बिंदु की दिशा में, तो जैसे ही जिधर उंगलियां मुड़ेंगी, आप रोबोट तो है नहीं कि उंगलियां उल्टी मुड़ जाएंगी पीछे की ओर, उंगलियां मुड़ेंगी कैसे बेटा? अंदर की ओर। कैसे मुड़ेंगी? अंदर की ओर। तो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, मतलब तल से अंदर जाएगा, जाएगा। और जैसे ही घूमेगा
तो घूम के जब बाहर निकलेगा, ऐसे निकलेगा बाहर, तो इधर वाला बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा, निकलेगा ना। तो इस वाले बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है। इधर किधर बेटा, इधर है अंदर की ओर, इधर किधर है, अंदर की ओर है, इधर अंदर की ओर हो गया। और इधर मान लो कोई बिंदु अगर P डैश होता तो इधर किधर रहेगा बेटा, बाहर की ओर रहेगा, मतलब इधर निकल के आएगा सरफेस से बाहर, इधर आएगा सरफेस से बाहर। किताब में देखेंगे जब भी आप धारा की दिशा में, आपको क्या करना है, किसी भी चालक तार में अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो जिस बिंदु पर निकालना है उधर आपने क्या करो बेटा, फिंगर्स को रखो, उधर उंगलियां रहनी चाहिए। और जैसे ही आप करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे, मतलब अंगूठा रखेंगे, तो आप देखिए कि उंगलियां मुड़ेंगी किधर, अंदर की ओर मुड़ेंगी। तो अगर इधर अंदर मुड़ रही है तो मतलब धारा का मान ऊपर जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है। और इधर से जैसे ही बाहर निकल के आएगा तो यहाँ पे बाहर की ओर होगा, यहाँ पे बाहर की ओर होगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आई। बात ये बताइए, किसको किसको कोई दिक्कत है आप लोगों को? दाएं हाथ की हथेली के नियम में किसी को दिक्कत है? दाएं हाथ की हथेली के नियम में किसी को दिक्कत है? क्या लिखते हैं इसकी परिभाषा में? देखो इसकी परिभाषा या पूरा का पूरा डिफिनेशन लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, यदि यदि अंगूठे, यदि दाएं हाथ के, यदि दाएं हाथ के, यदि दाएं हाथ के अंगूठे को, यदि दाएं हाथ के अंगूठे को चालक तार में धारा की दिशा की ओर रखें, लिखिए को धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तथा तथा अंगुलियों को, तथा अंगुलियों को, अंगुलियों को बिंदु की दिशा में फैलाएं, बिंदु की दिशा में, दिशा में फैलाएं, फैलाएं, तो अंगुलियों के मोड़े जाने की दिशा, तो अंगुलियों के मोड़े जाने की दिशा, मोड़े जाने की दिशा, अंगुलियों के मोड़े जाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। चुंबकीय की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, दिशा को दिखाती है। बताओ सही है? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं? पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। यदि दाएं हाथ के अंगूठे, यदि दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में तथा अंगुलियों को बिंदु की दिशा में फैलाएं तो अंगुलियों के मोड़े जाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। ये बात एकदम सही है। ठीक है, ये बात एकदम सही है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। अब सुनिए बड़ी बात, बड़ी बात यह है कि आप जब पी पे डायरेक्शन निकाल रहे हो तो पी पे देखा आपने अंदर की ओर जाता है, तो जहां भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जाएगा उसको हम लोग दिखाते हैं क्रॉस से। किसे बेटा? क्रॉस से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? क्रॉस से। और जहां चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर निकल के आएगा वहां क्या दिखाएंगे बेटा? वहां दिखाएंगे डॉट से। किससे? डॉट से। जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र को, जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे? डॉट से। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डॉट से दिखा रहे हैं मतलब वो बाहर निकल के आ रहा है। ये क्या बेटा? बाहर की ओर आता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? बाहर की ओर है। अगर दिशा बाहर की ओर है तो डॉट से दिखाइए, और अगर अगर दिशा अंदर की ओर है तो इसको आपको क्रॉस से दिखाना पड़ेगा। ये बात, तरीका याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ये तरीका याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ये क्या बेटा? ये दिशा है, ये दिशा बाहर की ओर है, और ये वाली दिशा क्या दिखा रही है? ये दिशा दिखा रही है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, यहाँ अंदर की ओर है। यहाँ से डॉट, यहाँ क्रॉस लगाइए, क्रॉस अंदर की ओर है, अंदर की ओर। तो इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं। जैसे बताओ इधर कैसे होगा, इधर कैसे होगा? यहाँ बिंदु है, यहाँ धारा जा रही है आई, धारा जा रही है आई, और यहाँ पे आपको निकालना है कि बिंदु किधर होगा। रख के देखिए जरा, कॉपी बनाइए, कॉपी पे बनाइए इस तरीके से, चालक तार बनाइए, चालक तार में धारा ऐसे जा रही है, चालक तार में धारा इसी तरीके से जा रही है। बताइए किधर आएगा, किधर आएगी करंट, किधर निकल के, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र किधर निकल के आएगा? तो क्या करोगे आप? धारा की दिशा में अंगूठे को रखोगे, धारा की दिशा में अंगूठे को रखोगे, अंगूठे को रखो दाएं हाथ, दाएं हाथ को धारा की दिशा में अंगूठे को रखो, और उंगलियों को रखो बिंदु पी की दिशा में, बिंदु पी की दिशा में, उंगलियों को बिंदु पी की दिशा में और अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है, धारा की दिशा में रखना है। तो ये उंगलियां किधर मुड़ेंगी? पीछे तो मुड़ेंगी नहीं, पीछे तो मुड़ेंगी नहीं, मुड़ेंगी किधर बेटा? इधर की ओर मुड़ेंगी, इधर मुड़ेंगी। तो इधर वाले पे धारा की दिशा इधर है, अंगूठे की भी दिशा इधर हो गई, और उंगलियां मैंने जब पी पे रखा तो देखा उंगलियां बाहर की ओर मुड़ रही है, मतलब पी पे चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकल के आएगा, और बाहर निकल के आएगा तो मैंने क्या लगाया बेटा? डॉट लगाया, लगाया डॉट। अब बताइए जब ये बाहर निकल के आएगा तो इधर से कैसे जाएगा? ऊपर की ओर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है,
चलिए, हाँ नीचे की ओर रहेगी। यहाँ देखो भाई कैसे बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, गोलू गलत बता रहे हो लगता है। नीचे की ओर कहाँ है भाई? अगर मैं धारा की दिशा को इधर कर रहा हूँ और उंगलियों को मैं नीचे की ओर रखा हुआ हूँ, नीचे को उंगलियों को नीचे की ओर रखा हुआ, तो बताओ जरा ये कहाँ निकल के घूमेंगे? इधर ऊपर की ओर घूमेंगे, तो यहाँ बाहर की ओर निकल के आएगी। और जब बाहर की ओर निकल के आएगी तो डॉट से दिखाएंगे, और अंदर जाएगा तो क्रॉस से दिखाएंगे। तो अपने कॉपी पे आप 3-4 बना लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए। कॉपी पे 3-4 डायरेक्शन बना लीजिए इस तरीके से, ऐसे 3-4 डायरेक्शन बना लीजिए और रख रख के देखिए, हर जगह रख रख के देखिए यहाँ कैसा आ रहा है। यहाँ बिंदु P मानिए, एक बिंदु P यहाँ मानिए, और एक बिंदु P यहाँ मानिए। अब बताइए कैसे कैसे दिशा निकल के आएगी, कहाँ कहाँ कैसी कैसी दिशा निकल के आएगी, सब बताना है। सब पे ट्राई करिए, सब पे ट्राई करिए कैसे दिशा निकल के आ रही है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, सब पे ट्राई करिए, ट्राई करना बनता है भाई, ट्राई करना बनता है, ट्राई करोगे तभी आएगा चीज समझ में, ट्राई करोगे तभी आएगा। देखो एक नियम और पढ़ते हैं, इसके बाद आज क्लास में छुट्टी होगी। अगर एक नियम ये पढ़ लेंगे तो आज क्लास में फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर हमको पढ़ना रहेगा बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। मैक्सवेल वो ग्लेन मैक्सवेल नहीं, ग्लेन मैक्सवेल वो अफगानिस्तान में जो पारी खेली थी वो वाले मैक्सवेल नहीं, ठीक है, वो वाले नहीं। क्या है यहाँ पे, इन्होंने कहा कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पेंच है, पेंच है, स्टार बना हुआ है इस तरीके से, और ये पेंच इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से ऐसे पेंच है, पेंच ही बनाना नहीं आएगा मुझे, ठीक है। यहाँ एक पेंच इस तरीके से है, ठीक, ऊपर पेंच, और यहाँ से आपने पेंचकस लगा दिया, ऐसे पेंचकस लगा दिया आपने, और यहाँ से आप इसके हैंडल में, हैंडल को ऐसे अंगूठे से पकड़ घुमा रहे हो, ठीक है। और मान लो इस तरीके से आप घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, तो मान लो चालक तार ये है, चालक तार ये है। चालक तार में जिधर धारा जा रही है, चालक तार में जिधर धारा जा रही है उधर आपको पेंच को कसना है, उधर कसना है, ठीक है, उधर कसना है। तो जब कसोगे तो पेंच जो है, पेंच अंदर की ओर जाएगा, पेंच जाएगा अंदर की ओर, कसने में पेंच जाता है अंदर की ओर। तो जैसे जैसे पेंच जाएगा वैसे वैसे वो धारा की दिशा होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो अंगूठा कैसे घूमेगा आपका, अंगूठा घूमेगा घुमाने की दिशा, देखो ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा। अगर आप कस रहे हो, कसोगे इधर के डायरेक्शन में कसते हैं, ऐसे कसते हैं, आप कसेंगे इधर की ओर तो जाएगा ऐसे घूम के ऐसे ऊपर की ओर। पेंच के जाने की दिशा धारा की दिशा को दिखाता है, और अंगूठे के घूमने की दिशा जो रहती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। अंगूठे के घूमने की दिशा जो रहती है वही क्या रहती है बेटा, अंगूठे के घूमने की दिशा जो रहेगी वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, और पेंच के अंदर जाने की दिशा जो रहेगी वो धारा की दिशा को दिखाती है, ठीक है। यानी अगर मैं देखूंगा इधर के डायरेक्शन में रख के देख लो, इधर के डायरेक्शन में, तो फिंगर ऐसे ही घूमेंगे, ये भी ऐसे ही घूम रहे थे, ऐसे ही घूम रहे थे, और पेज का नियम भी यही है, ऐसे ही घूम रहे हैं। अब यही आपका होमवर्क है, यही आपका होमवर्क है। आप लोग मुझे इसका पूरा लाइन, जैसे मैंने इसकी लाइन लिखी है ये वाली, आप पूरी लाइन इसकी लिख के दिखाएंगे कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का क्या नियम है, उसमें हम लोग कैसे दिखाते हैं, क्या डायरेक्शन होता है, वो सारी चीजें आपको बतानी है, वो सारी चीजें आपको बतानी है और आप बताएंगे, ठीक है, सारी चीजें आपको बतानी है, आप बताइएगा, ठीक। चलिए करके बताइएगा इसे। अब हमें बेटा कल की क्लास में आगे क्या पढ़ना है, कल की क्लास में आगे पढ़ना है कि बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग कैसे करते हैं, बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग कैसे करते हैं, कल मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद हम लोग शुरू हो जाएंगे फिर इस चैप्टर के बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, क्योंकि कल वाली क्लास अब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कल होगा बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन पे बात, यानी कि अनुप्रयोग क्या क्या होता है। जैसे आपने गोली चालक का किया था, अनंत लंबाई के चालक तार का किया था, सीट का किया था, तो कितना इंपॉर्टेंट था ये सब। तो वैसे ही यहाँ ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पेपर में आने हैं, ये बात याद रखिए। बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग तो पेपर में आएंगे, वो आपको करने ही करने हैं, छोड़ना नहीं है, वो आपको करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, मजा आ गया भाई, चलिए बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया आपको, मजा आ गया बच्चों को तो बहुत अच्छी बात है। अगर मजा आ जाए पढ़ने में तो समझिए बहुत अच्छी बात है, मजा आना जरूरी है। अगर पढ़ाई में मजा आ रहा है तो मतलब बहुत सही है, ठीक। इतनी चीजें आप याद रखिएगा, इतनी चीजें याद रखिएगा। कॉपी बनाते रहिएगा, कॉपी जरूर बनाइएगा, क्योंकि कॉपी बनाना मस्ट है भाई, कॉपी बना रहेगा तभी तो मजा आएगा, कॉपी बनी रहेगी तभी तो मजा आएगा। तो ये लेक्चर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कहीं ना कहीं फिर से आप गलती कर रहे होंगे, आप फिर से देखिएगा, सीखेंगे, सुनेंगे ध्यान से, तो आपको चीजें सारी फिर से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच आप सभी का सेशन में बने रहने के लिए। लगातार सेशन को शेयर किया करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि जो जिसको जिसको वाकई फ्री एजुकेशन की डिमांड है, उनको जरूरत है, उन तक ये बातें पहुंच पाए कि हम लोग किस तरीके से चीजों को कवर कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।